पेज नंबर 56 निकाल लो। हम आज जो जनरल मीटिंग का प्रोविजन करने वाले हैं बेटा वो नोटिस को लेकर है कि जनरल मीटिंग का नोटिस कब भेजा जाता है। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। अगर नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस का मतलब एक साधारण कंपनी है, तो जनरल मीटिंग का नोटिस 21 क्लियर डेज पहले भेजा जाता है। और यदि सेक्शन 8 कंपनी है आपकी, मतलब चैरिटेबल कंपनी है, तो यही नोटिस जो होता है 14 क्लियर डेज पहले भेजा जाता है। इतना पहले भेजने का मकसद ये रहता है कि जब शेयर होल्डर मीटिंग में आए तो उनको एकदम प्रॉपर नॉलेज रहे कि वो क्यों आ रहे हैं, क्या पर्पस है और क्या आके डिस्कशन करना है, मतलब उनको एक आइडिया रहे। तो इतना टाइम गैप दिया जाता है कम से कम। कितना टाइम गैप तो मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल कंपनीज में 21 डेज, ठीक है, यहाँ पे क्लियर वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। और सेक्शन 8 कंपनी में 14 क्लियर डेज। पहले बोलो ये बात समझ आए कि सिर के ऊपर से गई। नॉर्मल कंपनियों में कितने दिन पहले नोटिस भेजना है? 21 डेज क्लियर नोटिस। और सेक्शन 8 कंपनियों में 14 डेज क्लियर नोटिस। यहाँ पे जो बार बार वर्ड यूज हो रहा है बेटा क्लियर डेज, ये भी आप समझ लो इसका मतलब क्या होता है। क्लियर डेज का मतलब होता है नेट डेज, ठीक है। दूसरी भाषा में कहूं तो इसका मतलब है while calculating 21 days following days shall be excluded। जब आप 21 दिन गिनोगे तो इन दिनों को नहीं काउंट करोगे। कौन कौन से दिन, ध्यान से देख लो, अच्छे सीख लो। सबसे पहला डे ऑफ सेंडिंग नोटिस, नोटिस भेजने का दिन। नेक्स्ट 2 डेज डे ऑफ जनरल मीटिंग। इतने दिन छोड़कर, मतलब कितने दिन हो रहे हैं, 4 डेज, इनको छोड़कर 21 दिन होना चाहिए। एक एग्जांपल भी दे रहा हूं जिससे चीज आपको क्लियर हो जाए। मैंने मीटिंग का जो नोटिस है वो भेजा 1 अप्रैल को, ठीक है। मीटिंग जो होनी है वो होनी है 26 अप्रैल को। जनरल मीटिंग होनी है 26 अप्रैल को। अब यहाँ पे कितने दिन का नोटिस है, हाउ मैनी डेज नोटिस। तो ऐसा तो यहाँ पे दिख रहे हैं 26 दिन, 26 दिन, लेकिन इसमें से आप कुछ डेज माइनस करो। आप 1 अप्रैल माइनस कर दो क्योंकि वो नोटिस, ठीक है। आप 2 एंड 3 अप्रैल माइनस कर दो क्योंकि वो अगले 2 दिन है। और आप 26 अप्रैल का दिन माइनस कर दो क्योंकि वो तो मीटिंग का ही दिन है। तो आप इसमें 26 दिन में से कितने दिन माइनस कर दो, 4 दिन माइनस कर दो। तो आपका जो ये नोटिस है कितने दिन का गया, 22 दिन का गया। अब सर ये 2 दिन अगले क्यों छोड़ते हैं हम लोग नोटिस के बाद की? तो बेटा अगर आप स्पीड पोस्ट भी करते हो तो कम से कम पहुंचने में 2 दिन तो लगते ही है ना। तो इसलिए नोटिस वाला दिन, जिस दिन नोटिस भेजे उसके अगले 2 दिन और मीटिंग के दिन को काट के जो बचता है वो नोटिस का दिन होना चाहिए, और कम से कम वो 21 दिन का होना ही चाहिए। आप बोलो आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आपको ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? बोलो फटाफट। आ गई सर। एकदम क्लैरिटी है कि डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मान लो नोटिस भेजा गया 1 अप्रैल को और मीटिंग होनी है 23 अप्रैल को, तो क्लियर 21 डेज हो रहे हैं क्या? नहीं सर। नहीं हो रहे हैं। तो मीटिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? सर अगर सबकी कंसेंट रही सारे शेयर होल्डर्स की तो मीटिंग हो सकती है शॉर्टर अब पीरियड में। इसका हिसाब किताब बेटा यही है कि जैसे आप लेंथ ऑफ नोटिस की बात करते हो, तो ये तो मैंने आपको पूरा रूल अब समझा दिया है। आपको मैंने बता दिया 21 दिन का प्रोविजन क्लियर डेज का, 14 डेज का भी आपको मैंने बता दिया। क्लियर डेज का आपको एकदम क्लियरली मैंने क्या किया, मतलब भी समझा दिया है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए। आप नीचे आइए शॉर्टर नोटिस के कंसेप्ट पर, ठीक है। कभी अगर एक जनरल मीटिंग 21 दिन से अंदर के पीरियड में बुलानी हो या कम के पीरियड में बुलानी हो, तो ये माना जाता है कि अगर 95% मेंबर इस चीज की कंसेंट दे दें। कितने परसेंट?
95%। तो बेसिकली आप कम समय में भी जनरल मीटिंग बुला सकते हो, मतलब 21 दिन के अंदर भी आप जनरल मीटिंग बुला सकते हो। ईमानदारी से बोलो, मेरी बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। क्लैरिटी से। तो ये बेटा पूरा नोटिस का प्रोविजन आपका हो गया। देखो मैं जितना टिक किया वो आप भी सिर्फ उतना ही पढ़ना, ठीक है? अब उसके बाद बारी आती है प्लेस की। प्लेस का प्रोविजन आपको मैंने बता दिया है क्या? कहाँ होनी चाहिए मीटिंग, कहाँ होनी चाहिए बताओ? सर अगर लिस्टेड कंपनी है तो जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी प्लेस, सिटी या टाउन पे, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो इंडिया पे कहीं भी हो सकती है। कहीं भी हो सकती है। आपको ये चीज क्लियर है? डे बता चुका हूँ क्या? हाँ क्या वर्चुअल बताया? सर। सर अगर Any day except national holiday. गुड। नेशनल हॉलीडे क्या क्या? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 तो अक्टूबर। अक्टूबर। एकदम क्लियर है ये? हाँ टाइम बता चुका हूँ क्या आपको मैं? हाँ सर, क्या बिजनेस टाइम पे 9 AM एंड 6 PM। ऑफिस टाइम मतलब इस दिक्कत नहीं? 9 से 6 तक। हाँ। चलो अब ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला प्रोविजन है, तो यहाँ पे अपना आप लिख लेना ब्रैकेट में, विल स्टडी इन वर्चुअल मीटिंग चैप्टर। इसका एक पूरा चैप्टर ही है। कहाँ पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक मोड को हम लोग? वर्चुअल मीटिंग। चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस पे आगे बढ़ जाओ, है ना? आप आ जाओ बेटा कोरम पे, ठीक है? आपको बोर्ड मीटिंग का कोरम ध्यान है कि नहीं है ये बताओ? हाँ सर। हाँ सर। ध्यान है। अब आ जाओ जनरल मीटिंग के कोरम पे। ध्यान से सुनना, यहाँ थोड़ा सा हिसाब किताब अलग है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है बेसिकली कि पहला तो एक छोटी सी बात याद रखना, एओए के थ्रू आप हायर कोरम के लिए प्रोवाइड कर सकते हो। किसके लिए प्रोवाइड कर सकते हो? हायर कोरम। मतलब आप कोरम को बढ़ा सकते हो, पहले तो ये दिमाग में बिठाओ। अब स्टैंडर्ड सेक्शन 103 जो है हमारा, वो ये कहता है बेसिकली कि यदि आप एक प्राइवेट कंपनी चलाते हो, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी चलाते हो और आपके यहाँ जनरल मीटिंग होनी है, तो जो कोरम है वो कैसे बनेगा? तो वो बनेगा 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। कम से कम 2 मेंबर पर्सनली आए, मतलब फिजिकल प्रेजेंस दे आके मीटिंग में। क्या ये बात आपको समझ आई? क्या दे? अपनी पर्सनल प्रेजेंस ने। और यदि आपकी पब्लिक कंपनी है, यदि आपकी पब्लिक कंपनी है तो इसमें स्लैब है। अगर आपके यहाँ 1000 तक मेंबर हैं, अप टू 1000 मेंबर है, ठीक है, तो कम से कम 5 मेंबर, मेंबर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को पर्सनली आना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपके यहाँ 1000 से 5000 मेंबर है तो 15 मेंबर्स को पर्सनली आना पड़ेगा। यहाँ बार बार वर्ड क्या आ रहा है? पर्सनली प्रेजेंट। मतलब अगर आपका प्रॉक्सी आके बैठा है तो उसको कोरम में काउंट नहीं करेंगे। प्रॉक्सी मतलब आपका रिप्रेजेंटेटिव। और यदि अगर 5000 से ज्यादा मेंबर है आपके यहाँ, अबाव 5000 मेंबर है, तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। तो इस बात को आप बेटा एकदम अच्छे से सीख लो। प्राइवेट कंपनी है तो कितने से कोरम बनता है? 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। और पब्लिक कंपनी है तो स्लैब है, 1000 तक मेंबर होंगे, अप टू 1000। 5 मेंबर्स 5 पर्सनली प्रेजेंट। 1000 से 5000 में 15, 15 मेंबर्स 5000 के पर्सनली ऊपर 30। आप बताओ 30 मेंबर्स। इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं सर। आपको ये चीज अच्छे से समझ आई कि नहीं आई? आ गई? आगे सर। तो आप ये कोरम का प्रोविजन पढ़े। उसके बाद आप नीचे थोड़ा बोल्ड नोट्स दिए हैं ना, उस पर थोड़ा फोकस करो और इसको अच्छे से करना। SS2 मतलब क्या है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 है। क्या है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2। इसमें पैराग्राफ 3.1 में लिखा है कि वेयर द कोरम प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल इज हायर देन प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, द कोरम शैल कंफर्म टू सच हायर रिक्वायरमेंट। अगर आर्टिकल में आपने ज्यादा का कोरम प्रोवाइड किया है तो आपकी कंपनी में जब भी मीटिंग होगी तो जितना बोला गया उतना कोरम प्रेजेंट होना चाहिए। आप बताओ इस बात में कोई दिक्कत आपको? नहीं सर। नहीं सर। आपको ये क्लियर है?
चलो आगे सुनो, मेंबर नीड टू पर्सनली प्रेजेंट at a meeting to constitute the quorum. Proxies shall be excluded for determining the quorum. Members को पर्सनली प्रेजेंट होना होगा, प्रॉक्सीज को काउंट नहीं किया जाएगा। आप बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत? ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई? अच्छा, ये तो एक पैराग्राफ हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन समझ आ जाना चाहिए। भाई दूसरा पैराग्राफ 3.2 जो है वो अलग बात करता है बेटा, ये बात करता है रिप्रेजेंटेटिव्स की। किसकी बात करता है? रिप्रेजेंटेटिव। और ये थोड़ा सा आईएमपी है, तो मेरी बात को ना फोकस करके समझना, और ऐसे एरो मार्क के इसका अपन एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। कभी भी याद रखो, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट है, या फिर एक पब्लिक पोजीशन है। पब्लिक पोजीशन में हम मान के चलते हैं, या तो मान लो गवर्नर है या प्रेसिडेंट है। अगर इनकी किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग है, किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग है, तो जब जनरल मीटिंग होगी तो इस जनरल मीटिंग को अटेंड करने के लिए ये बॉडी कॉर्पोरेट खुद तो नहीं आएगी, या ये गवर्नर और प्रेसिडेंट, ये तो अपने अपने देश की सबसे बड़ी पोजीशन है, ये आपकी जनरल मीटिंग अटेंड करने तो नहीं आएंगे। तो इनकी जगह आते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव। कौन आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। और इनको हम कोरम में गिनेंगे। shall be counted in quorum and shall have all power of member। अब मेंबर की सारी पावर इनके पास होगी। अभी भी आपको नहीं समझ आया होगा तो एक छोटा सा आपको एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ, जिससे चीज आपको समझ आ जाए। तनीषा जो है अभी एक कॉमन पर्सन है। तनीषा रिलायंस इंडिया लिमिटेड में बेसिकली शेयर होल्डर है, तो जब भी कोई जनरल मीटिंग होती है ये बराबर अटेंड करने जाती है। लेकिन अब क्या हो गया, तनीषा जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गई। क्या बन गई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गई। तो अब बेटा ये कोई कॉमन पर्सन नहीं है, अब ये देश की क्या है? बोलो क्या है? पब्लिक पोजीशन। प्रेसिडेंट है। तो अब ये मीटिंग अटेंड करने खुद नहीं जाएगी, इसकी जगह मीटिंग अटेंड करने कौन जाएगा? प्रॉक्सी। प्रॉक्सी नहीं, रिप्रेजेंटेटिव। कौन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव। कभी रखना, प्रॉक्सी अलग चीज है। नॉर्मल शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करने जाने वाले प्रॉक्सी हैं, और किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले या पब्लिक पोस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनको हम कोरम में काउंट करते हैं। किसमें काउंट करते हैं? कोरम में। कोरम में काउंट करते हैं। एंड ये सारी पावर एक मेंबर की रखते हैं, ऑल पावर ऑफ अ मेंबर। तो आपको एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए बेटा, प्रॉक्सी अलग होता है, रिप्रेजेंटेटिव अलग होता है। जो एक नॉर्मल शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करे उसके एब्सेंस में वो प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी को कोरम में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है किसी कंपनी का या प्रेसिडेंट या गवर्नर का, तो बेटा वो कोरम में भी काउंट होगा। ये बात ध्यान रखना। क्या ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ। आ गई सर। अच्छे से आ गई? हाँ। कोई डाउट नहीं है? अब नीचे का नेक्स्ट आप पैराग्राफ पढ़ो। वन पर्सन कैन बी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोर देन वन बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, एक पर्सन एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। इन सच अ केस ही इज ट्रीटेड एज मोर देन वन मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। इस लाइन से बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको मैं क्वेश्चन बना के दे देना हूँ, आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। ये नीचे का मिटा दूं क्या? इसको पॉज करके बाद में देख लोगे? हाँ सर। इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, इससे ये चीज आपको एकदम क्लैरिटी से समझ आ जानी चाहिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके लिए कि जैसे एक कंपनी है टाटा लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, पर इसके जो 3 शेयर होल्डर मेजर हैं वो है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड
सी लिमिटेड, ये तीन इसमें मेजर शेयर होल्डर है। किसमें? टाटा लिमिटेड में। ए लिमिटेड भी एक कंपनी है, बी लिमिटेड भी एक कंपनी है, सी लिमिटेड भी एक कंपनी है। अब ये क्या करे, जब टाटा लिमिटेड की जनरल मीटिंग हुई ना, तो उसमें वेदिका को रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजे। कौन कौन भेजा? ए लिमिटेड भी, बी लिमिटेड भी, सी लिमिटेड भी। ये तीनों को वहां क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है जाके। तो आप अब ये बताओ, यहाँ पे अटेंडेंस कितनी कंपनियों की लगेगी? 3। 3। यहाँ पे वेदिका की जिम्मेदारी होगी कि वो 3 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 3 अटेंडेंस काउंट करवा के आएगी। कितना क्लियर है? वोट भी कितनी बार करेगी? 3। किसके किसके बिहाफ में? ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। लिमिटेड। आपको ये प्रोविजन समझ आया कि सिर के ऊपर से गया, ये बताओ अच्छा सर। अच्छे सर से। तो हाँ बोलो। प्रेसिडेंट और गवर्नर के भी बिहाफ में एक जन जा सकता है? क्या चीज? हाँ, प्रेसिडेंट और गवर्नर के बिहाफ में भी एक दिन जा सकता है। ठीक है, आप बताओ, ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से। चलो अब इस सवाल का जवाब दो, अगर ये बात क्लियर है तो। मान लो कंपनी में 600 मेंबर्स हैं, तो कोरम कितने से बनना चाहिए? सर 600 मेंबर्स है 5। 5 मेंबर से बनना चाहिए, है ना? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए, सही बात है? हाँ यस सर। सर। अब अभी मीटिंग में जो है वो आई है श्रुति, पर्सनली आई है। ठीक है, मीटिंग में आया भुवन, पर्सनली आया है। ठीक है, उसके बाद मीटिंग में आई है वेदिका, जो 3 कंपनियों को रिप्रेजेंट करी है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। बताओ कोरम बना कि नहीं बना? हाँ सर बनेगा। क्यों बना बताओ? क्योंकि सर सर वो 3 बॉडी कॉर्पोरेट्स को वो रिप्रेजेंट कर रही है, हाँ, तो उसको काउंट करेंगे उसमें। मैं काउंट सर करें। क्योंकि अटेंडेंस 3 की लग रही है वहाँ पे और ना। मान लो अगर वेदिका प्रॉक्सी होती तो? तो सर नहीं तो होता नहीं सर, लगती। कोरम ही नहीं बनता उसमें। बात एकदम अच्छे से समझ आ गई ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है ना? श्योर हो? तो अब देखो आगे। However, to constitute a meeting, at least 2 individuals shall be present in person. Thus, in case of a public company having not more than 1,000 members with quorum requirement of 5 members, an authorized representative of 5 body corporate cannot form a quorum by himself, but can do so if at least 1 member is personally present. कम से कम 2 इंसानों का तो आना जरूरी है। क्या ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? यस सर। कोई डाउट नहीं है? नहीं। एकदम अच्छे से क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट लाइन कोई बहुत अच्छे से पढ़ दो, और ये भी ध्यान रखिए, मेंबर हु हैव वोटेड बाय रिमोट ई वोटिंग हैव द राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग एंड अकॉर्डिंगली देयर प्रेजेंस शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक वोट भी कर रहा है, वो भी मीटिंग अटेंड कर सकता है और उसको भी कोरम में काउंट करेंगे। क्या ये बात समझ आई? इसमें कोई दिक्कत? श्योर हो? कोरम ना आने से क्या होता है? अगर मान लो मीटिंग में कोरम नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मान लो मीटिंग चालू होने के पहले आधे घंटे में, कब? पहले हाफ एन आवर में। हाफ एन आवर में। इस बात को दिमाग में बिठाओ, पहले हाफ एन आवर में कोरम प्रेजेंट नहीं होता है, तो मीटिंग जो है वो एडजर्न हो जाएगी। कब? सेम डे, नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम प्लेस। कहीं कोई दिक्कत? ये बात नहीं समझ सर। आई कि नहीं आई? और अगर हाँ। मीटिंग रिक्विजिशन पे बुलाई गई थी, चलो बताओ तो कितने लोग रिक्विजिशन डाल सकते हैं? कितने सर रिक्विजिशन डाल सकते, बोलो? 1/10। तो अगर रिक्विजिशन पर मीटिंग बुलाई गई है और कोरम प्रेजेंट नहीं होता है, तो मीटिंग कैंसिल हो जाती है। नॉर्मल केस में तो मीटिंग कोरम ना होने पर एडजर्न होती है बेटा, लेकिन अगर रिक्विजिशन पर बुलाई गई है, तो मतलब आप रिक्वेस्ट करके बुलाए थे, उसके बाद अगर कोरम नहीं बन रहा है तो मीटिंग कैंसिल मानी जाएगी। आप ईमानदारी से बोलो, ये बात आपको समझ आई कि नहीं? यस सर। कोई डाउट मन में किसी प्रकार का, छोटा मोटा बड़ा? नहीं एकदम सर। क्लैरिटी है आपको इसमें? हाँ। गुड। तो यहाँ पर जाकर ये कंसेप्ट क्या खत्म हो गया अपना? कोरम का कंसेप्ट खत्म हो गया। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा। इसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से आप करना, ठीक है?
नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा आता है एडजर्न मीटिंग। किसका कंसेप्ट आता है? एडजर्न मीटिंग। एडजर्न मीटिंग का नॉर्मली मतलब होता है कि अगर एक नॉर्मल मीटिंग है, किसी कारण से उसमें मैटर डिस्कस नहीं हो पाया, तो मीटिंग आगे की डेट पर शिफ्ट हो जाती है और इसे ही एडजर्न मीटिंग कहा जाता है। तो कभी भी याद रखना है, एडजर्न मीटिंग का हिसाब किताब ऐसा होता है कि जब कोई मीटिंग एडजर्न होती है तो अगले हफ्ते सेम दिन, सेम समय और सेम प्लेस पर होती है, और यदि उस दिन नेशनल हॉलीडे हो गया तो उसके जस्ट नेक्स्ट डे पे हो जाएगी। आप बता दो, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। नहीं। कभी भी याद रखना कि जब मीटिंग एडजर्न हुई है तो इसका नोटिस जो होता है सारे मेंबर को 3 दिन पहले दे दिया जाता है एडजर्न मीटिंग की डेट के, कि हमारी मीटिंग एडजर्न हो गई थी, अब फिर से होने वाली है। तो ये कम से कम 2 न्यूज़पेपर में नोटिस देना होता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। जैसे सारे एग्जाम्पल अपन कोट कर देते हैं। 19 जनवरी को हमारी जनरल मीटिंग होनी थी, नहीं हो पाई तो एडजर्न हो गई, तो 7 दिन बाद अगले हफ्ते 26 जनवरी को होनी है। तो आप बताओ क्या 26 जनवरी को हो पाएगी? नहीं, 27 कब जनवरी होगी? को होगी। 27 जनवरी को होगी। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? पहले तो ये बता दो। नहीं नहीं सर। सर। अब तुमको क्या करना होगा, 24 जनवरी को मतलब 3 दिन पहले नोटिस देना होगा, किसका? एडजर्न मीटिंग का। क्या देना होगा? नोटिस ऑफ एडजर्न एडजर्न मीटिंग। एडजर्न मीटिंग का नोटिस देना होगा। किसमें नोटिस देना? तो एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, कि भाई हमारी मीटिंग क्या हो गई है? एडजर्न हो गई है। तो जो चाहे वो एडजर्न मीटिंग अटेंड कर सकता है। आप बता दीजिए, कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। ठीक। आगे, if at adjourned meeting also a quorum is not present within half hour from the time appointed for holding meeting, the member present being not less than 2 in number will constitute the quorum। देखो, अगर रिक्विजिशन पर बुलाया हो तो भाई वो तो कैंसिल ही हो गई थी, लेकिन अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आता है तो अगर 2 लोग भी प्रेजेंट है तो वही कोरम बनाएंगे और मीटिंग चलाएंगे। आप बता दो, कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। ये बात आपको अच्छे समझ आई कि आधी अधूरी समझ आई, ये बताओ। आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? फटाफट बोलो यस और नो, हैंड रेज करो तो मैं आगे बढ़ूंगा आगे सर। एकदम सर क्लैरिटी से। हाँ बेटा। सर तो प्राइवेट कंपनीज में सिर्फ 2 मेंबर्स होने चाहिए ना कोरम कंस्टिट्यूट हाँ करने के लिए, हाँ हाँ और अगर पब्लिक कंपनी हुई तो उसमें हाँ, उसमें मिनिमम तो 5 तो अप टू में तो होनी ही चाहिए 1000। हाँ, फिर से बोलो। तो इसमें लिखा है द मेंबर्स प्रेजेंट बीइंग नॉट लेस देन 2 इन नंबर्स विल क्या है कंस्टिट्यूट देखो, द कोरम। नॉर्मल मीटिंग में 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना था, सपोज करो 3 आए, तो अपन ने मीटिंग को क्या किया, अगले हफ्ते एडजर्न कर दिया। ठीक है। एडजर्न कर दिया। अब क्या हुआ कि बेसिकली जब एडजर्न मीटिंग हुई तो उस दिन भी 3 आए, तो इस पर लॉ ये बोलता है कि अब जितने आए ना उसी से कंस्टिट्यूट करके मीटिंग कर दो, कम से कम 2 होने चाहिए। समझ गए? क्लियर है? हाँ सर। चलो, तो अब आगे सुनो। जैसे ये 2 प्रोविजन समझ आ गए, तो अब ये नोटिस का प्रोविजन है इसका, कि अगर कभी भी याद रखो मीटिंग एडजर्न हुई है, साइंड आई। साइंड आई का मतलब होता है एक्सटेंडेड पीरियड या लॉन्गर पीरियड, और अगर ये पीरियड 30 डेज से ज्यादा का है एडजर्न मीटिंग का, तो बेसिकली ये माना जाता है कि अब इसके लिए तुमको 21 डेज क्लियर नोटिस देना होगा। क्या देना होगा? 21 डेज क्लियर नोटिस। और अगर मीटिंग एडजर्न हुई है 30 डेज से कम पीरियड के लिए, तो इसमें तुमको 3 डेज वाला नोटिस देना होगा। आप बताइए, मन और जीवन में कोई समस्या है क्या? नहीं सर। अच्छे समझ आया कि नहीं आया? हाँ। आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? आगे आओ, इस लाइन को टिक करो। द वर्ड पर्सनली प्रेजेंट एक्सक्लूड प्रॉक्सी। जब भी पर्सनली प्रेजेंट वर्ड यूज होगा तो किसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा? प्रॉक्सीज को। पर रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं बॉडी रिप्रेजेंटेटिव को कॉर्पोरेट एक्सक्लूड के किया या जाएगा। प्रेसिडेंट या गवर्नर के, उनको काउंट किया जाता है। आप बताओ, इसमें कहीं कोई दिक्कत? नहीं। क्लियर है? यस सर। ये केस को बहुत अच्छे से पढ़ लो आप, ये केस को बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। केस का नाम है नील मैक्लॉयड एंड सन्स लिमिटेड, ये पेटिशनर्स है। केस की कहानी बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ लो। ऐसा था कि मतलब जैसे मान लो अमन है, इसने एक कंपनी की जनरल मीटिंग अटेंड करी, तो ये कंपनी का शेयर होल्डर है। ठीक है।
और दूसरा एक ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, मान लो ए लिमिटेड कंपनी का नाम है, रिप्रेजेंट करने के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव भी बन गया। तो अब यहाँ पे सवाल ये कि अमन की कितनी अटेंडेंस काउंट होगी? अमन कंपनी का शेयर होल्डर है, जनरल मीटिंग हुई, मीटिंग अटेंड किया, साथ में एक ट्रस्ट एक ही। ट्रस्ट एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। हाँ ट्रस्ट सर, का एक ही काउंट होगी। एक की दो? एक। दो। सोच लो। सर शेयर होल्डर बोल रहे हैं ना? वो तो एक हाँ, मेंबर है तो उसकी एक वोटिंग, और बेटा, ट्रस्ट यानी बॉडी सर कॉर्पोरेट। 2 काउंट होगा। एक दो। तो शेयर होल्डर है तो अपनी अटेंडेंस काउंट कराएगा, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव बन के आया है तो दोनों काउंट। अलग अलग भी रहेगा। काउंट हाँ। कराएगा, तो दो उसकी अटेंडेंस काउंट होगी। दो। तो it has been held in a Scottish case that one individual may count as more than one member if he attends the meeting in more than one capacity. Example, as a member holding share in his own right and as a member entitled to vote in person in respect of a trust holding. क्योंकि दो कैपेसिटी में आए हैं तो इसके दो अटेंडेंस काउंट होगी। क्या आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ। यस सर। अच्छे से आ गई तो आपने चैप्टर के एक बहुत बड़े हिस्से को कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। क्या आपको ये क्लियर है? यस सर। एक छोटा सा प्रोविजन और करते हैं और इतना आज अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हम ये प्रोविजन पढ़ते हैं, क्या जब जनरल मीटिंग होती है तो उसमें ऑडिटर को बुलाना जरूरी है कि नहीं है? क्या ऑडिटर्स को जनरल मीटिंग में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ। होना चाहिए। क्यों? वो बनाएगा ना मिनट्स वगैरह। ऑडिटर का काम होता है ऑडिट करना, मिनट बनाना नहीं होता। ये मिनट बनाता है क्या? चार्टेड अकाउंटेंट। स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब चार्टेड अकाउंटेंट हुआ ना, और सेक्रेटेरियल ऑडिटर मतलब कौन हुआ? कंपनी सेक्रेटरी हुआ। ये क्या करते हैं? चेक करते हैं कि हिसाब किताब सही है कि नहीं है। अब सवाल ये क्या इनका मीटिंग में आना जरूरी है कि नहीं है? जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो इनको प्रेजेंट होना जरूरी है कि नहीं है, ये बताओ। बताओ। हाँ सर। हाँ सर। तो इनकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, अनलेस एग्जेम्प्टेड, जब तक ये एग्जेम्पशन ना मांग ले कि हम नहीं आ पाएंगे। अगर एग्जेम्पशन मांग लिए तो अलग बात है, अदरवाइज इनकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब ये मीटिंग में आएंगे तो इनसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, और इनको क्या करना होगा? उसका आंसर करना होगा। उसके बाद मीटिंग में अपने सजेशन या अपनी बात भी रखेंगे तो इनकी बात भी सुनी जाएगी। तो इसको हल्के में मत लेना इस टॉपिक को, सेक्शन 146 को। इससे क्वेश्चन आते हैं, क्या एक ऑडिटर को मीटिंग में आना है कि नहीं आना है, ठीक है। तो बिल्कुल आना है जब तक उसको एग्जेम्प्ट ना किया जाए। अब वो खुद भी आ सकता है हिमसेल्फ, या अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है। क्या ये बात आपको क्लियर है? यस सर। हाँ सर, अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से। अच्छे से क्लियर है, गुड। कल की क्लास में हम लोग चेयरमैन, प्रॉक्सी और वोटिंग करके ये चैप्टर खत्म कर देंगे। 3 टॉपिक कल करना है हमको, चेयरमैन पढ़ना है, प्रॉक्सी पढ़ना है और वोटिंग पढ़ना है, और ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से कर लो, इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दे रहा हूँ, है ना? सर। ठीक है, ये आप कर